ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे उस खबर का जिसके तहत बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। ईडी रेड के समय उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हुए हैं। इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भ्रष्टाचार की जांच, संघीय ढांचे पर आंच। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा सोफिया खान जी हैं, टीएमसी समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और एमएल शर्मा जी हैं, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर कल हाईकोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर ममता दीदी उनकी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ नोटिस भी जारी किया है। अब तो आप ये मानेंगे कि यहाँ से आप गलती हो गई दीदी से? नमस्कार आप सभी को। देखिए, नहीं गलती तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सर आंखों पर रखते हैं, क्योंकि जहां तक ईडी और सेंट्रल एजेंसियों की बात है, ये लोग हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते, लेकिन हम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके आदेशों को हम बिल्कुल मानते हैं और इसके ऊपर जरूर दीदी विचार करेंगी। और जहां तक बात है सीबीआई की जांच की, तो वो हो रही है और होनी भी चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता के सामने आए, क्योंकि देखिए आज देश की जनता और बच्चा बच्चा जान चुका है कि ईडी या जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष नहीं है। यहाँ पर देखिए, मामला तो हम सब जानते हैं कि 2020 का है। 2020 के बाद ये मामला सीधे सीधे 2021 में आता है, 2024 में होती है और उसके बाद 2026 में होता है। तो ये तो देखो क्रोनोलॉजी समझिए ना। यहाँ पर जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आते सुफिया हैं, जी, बात हो रही है ममता बनर्जी जी के द्वारा जांच में जो रुकावट डाली गई, बात उस मसले की हो रही है। आप जो क्रोनोलॉजी कह रही हैं उसकी राजनीतिक बहस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन बात उस क्रोनोलॉजी की भी हो रही है कि जिसमें एक राज्य की संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री एक केंद्रीय एजेंसी की जांच में अवरोध पैदा करती हैं। सीधे तौर पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत परंपरा माना है और गंभीर मामला माना है। मैं उस पर टिप्पणी चाह रहा हूं आपकी। देखिए, ये कॉन्सिक्वेंसेस तो होना ही था। ये जो हुआ, ये बिल्कुल ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। एट द फर्स्ट प्लेस जो ईडी ने किया, ईडी ने बहुत सारी चीजें जो की, वो बिल्कुल उसे समझ में आता है कि इसके पीछे बहुत कुछ एक राज छुपा है, जिसकी सीबीआई जांच होनी भी चाहिए। इसमें देखिए 6:45 के सुबह रेड होता है और ये भी है कि उनको लोकल पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना था, लेकिन उन्होंने लोकल पुलिस को 11:45 पर इन्फॉर्म किया। तो आप बात समझिए कि इसमें ये बात समझ में आती है कि इन लोगों ने, ईडी की जो इनिशिएटिव थी वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात आप अभी भी एक तरीके से सवाल खड़े कर अनिरुद्ध जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, ठीक है सोफिया जी, आपका पॉइंट आ गया। अनिरुद्ध जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग जो है केंद्र सरकार के माध्यम से, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से बंगाल की सरकार पे कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले। अभी भी आप पे आरोप लगा रहे हैं अनिरुद्ध जी। हरेंद्र जी, मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आता है। आईपैक का जो ऑफिस है कोलकाता में, ना वो टीएमसी का कार्यालय था, ना वो विधानसभा, ना सचिवालय, ना कलेक्टर का ऑफिस, कोई ऐसी सरकारी ना संस्था थी पश्चिम बंगाल की, ना टीएमसी से संबंधित हुआ, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है। तो ममता बनर्जी की इतनी हड़बड़ी और इतनी खलबली क्यों है? भाई आप ये बताइए कि चलो टीएमसी कार्यालय पे कोई छापा होता, कोई बात होती, कोई रेड पड़ती तो समझ में आता, चलो वो दौड़ के आ रही हैं। एक प्राइवेट संस्था पे रेड होती है और स्वतंत्र जांच एजेंसी रेड करती है और उसमें आप भाग के चले आते हैं। मतलब आप गजब की आप क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। अनिरुद्ध जी वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप उनका डेटा, सोफिया जी प्लीज, सोफिया जी आपको किसी ने नहीं टोका, सोफिया जी प्लीज, सोफिया जी प्लीज, आपको किसी ने नहीं टोका, प्लीज सबको अपनी बात रखने दीजिए। अनिरुद्ध जी वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप उनका डेटा चुरा रहे थे। उनका भले ही ऑफिस नहीं था, लेकिन उनकी चुनावी रणनीति का वो हिस्सा है वो एजेंसी, और आप वहां पे वो डेटा चुराने के लिए आए थे। देखिए कितनी मजेदार बात है। डेटा भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी नहीं चुराते, लोगों का, बंगाल के लोगों का दिल चुराते हो, जो कि दिल का चोरी हो चुका है और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सफाया होने वाला। एक बात। दूसरी बात है, ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों है? क्योंकि जब ईडी भाई ऐसे तो आएगी नहीं, हमारे और आपके पास क्यों नहीं चली जाती, किसी और के पास क्यों नहीं चली जाएगी? सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है, कहीं भी होती है, अगर कहीं पे कुछ निकलता है तभी आती है। मनी ट्रेल जब मिला
तो मनी ट्रेल की जांच करने के लिए भाई आईपैक की एजेंसी पे गए, तो कम से कम अगर आपको कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ईडी ने जो जांच कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। ईडी ने फटकार लगाया बंगाल पुलिस पे। जी। बंगाल पुलिस ने जो एफआईआर किया था ईडी ऑफिशियल के ऊपर, उस पर रोक लगाई और ये बताया कि बंगाल पुलिस ने जिस तरीके से घिनौनी हरकत किया है, एक तरीके से कैडर बन गए टीएमसी के वो लोग। और ममता बनर्जी वहां लोग संदेश खाली में एफआईआर नहीं दर्ज करा पा रही थी, लेकिन ईडी ऑफिशियल पे एफआईआर दर्ज कराती। और एक घटना आज की नहीं है, इसके पहले जब सीबीआई ऑफिशियल्स जब गए थे वहां पे रेड कर रहे थे कोलकाता में, किस तरीके से ममता बनर्जी, उनके पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, किस तरीके जैसे राजीव कुमार तो फ्रंट रनर के रूप में आके खड़े हो गए। लगता ही नहीं था कि वो इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर है, वो लगता था टीएमसी कोई कैडर है। एकदम खड़े होकर चौड़े से खड़े हो गए थे। आज सिस्टम वहां पे कोलैप्स हो चुका है। भ्रष्टाचार में अकंठ डूब टीएमसी है और घुसपैठियों से भरा हुआ बंगाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। एमएल शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई में। सर, आपसे राजनीतिक सवाल नहीं, लेकिन सवाल ये कि साहब अगर केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामले में काम करेंगी तो इस प्रकार का जो बंगाल में हमें देखने को मिला, ये उदाहरण किस दिशा में जाता दिखाई पड़ रहा है और ये एक कैसी नजीर है? सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कुछ कहा है। शर्मा जी, आपका कहना ये सही है कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य सरकार को और राज्य सरकार की एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए, अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई जो हो रही थी ईडी की, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हो रही थी और उसकी सेक्शन 54 में स्पष्ट लिखा है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की एजेंसियां जांच में सहयोग करेंगी और ख़ास तौर से पुलिस का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है। अच्छा, फिर वेस्ट बंगाल में दुर्भाग्य की बात है कि ये पहली घटना नहीं है। ईडी अधिकारियों के साथ पहले भी ऐसा ही हुआ, सीबीआई अधिकारियों के साथ पहले ऐसे हुआ, यहाँ तक कि एनआईए अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये जो घटनाक्रम है, ये संघीय ढांचे पर एक तरह से कुठाराघात कहा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। टीएमसी और दूसरे लोगों का ये कहना कि जांच एजेंसियां चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई करना शुरू कर देती हैं और एक जांच 7 साल से लंबी रखी हुई है, इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन इसका समाधान ये नहीं है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया जाए। इसका समाधान ये है कि अगर किसी को कोई हार्म हो रही हो या किसी का इंटरेस्ट प्रेजुडिस हो रहा हो तो उसको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो एजेंसियों के काम में व्यवधान पैदा करें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि संविधान में पूरा एक अध्याय है सेंटर स्टेट रिलेशंस का, उसमें एक आर्टिकल 256 है, 256, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं और एजेंसियां हैं, राज्य एजेंसियां हैं वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के पालन में मदद करेंगी। तो पीएमएलए एक्ट जो बना है ये पार्लियामेंट ने बनाया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में राज्य सरकार को और उसकी एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि वो व्यवधान पैदा बिल्कुल एक तरीके से व्यवधान दिखाई पड़ रहा है। जो बात आप कह रहे हैं शर्मा जी, वो व्यवधान दिखाई पड़ रहा है। सोफिया जी, सहयोग की जगह व्यवधान, क्या एक राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इस प्रकार से काम करना कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर ही सवाल खड़ा होने लगे, ये कहां तक ठीक है? सोफिया जी जल्दी से। अविंद्र जी, मैं शर्मा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल जो चीजें हैं, केंद्र एजेंसियां हैं, उनको स्टेट जो है या पुलिस और जो भी संस्था है उसको कोऑपरेट बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि जितने भी आप देखिए ना, यहाँ पर नो डाउट टीएमसी के ऊपर कई बार जो है ईडी के रेड्स होते रहे हैं। इनफैक्ट जब से सत्ते पर है 2014 के बाद से रेड्स होते रहे हैं, कोई नया कुछ नहीं है। और एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर ममता बनर्जी जाकर जहां पे उन्होंने इंटरफेयर किया हो, फिरहाद हकीम हो या हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं, यहाँ तक कि इनके जो विपक्ष के नेता कई उदाहरण है सोफिया जी, कई उदाहरण है। राजीव कुमार जी का जो इशू है सीबीआई के समय एनआईए के अधिकारियों के साथ में कितनी बार ऐसा हो चुका है, ये बात तो सोफिया जी ये पब्लिक डोमेन में है। ममता दीदी ने ये पहली बार ऐसा नहीं किया, ये कई ऐसे पहले उदाहरण हैं। मैं बहुत सारे लिस्ट गिना सकती हूँ जिनके ऊपर ईडी के रेड्स हुए हैं, वो विपक्ष में थे और उसी रेड हुए नेताओं को भाजपा ने अपने
अपने पास बुला लिया। उसमें आप मैं कुछ नाम दिखाना चाहूंगी। अरे मैडम, कहना आप बात चाहूंगी, कहीं और ले नवीन जा रही हैं। जिंदल है, बात अभी प्रफुल्ल हो रही है पटेल कि है, ममता दीदी सविता ने है, अजीत ईडी की पवार रेड है, में दखल अशोक क्यों दिया। चौहान है, सवाल उस नारायण बात राणे को है, लेकर हो रहा मीरा है। सिंह है, आप मुकुल बात रॉय को कहीं है, और ले जा रही मुकुल- हैं। वो सुन लीजिए, राजनीतिक सुन बहस लीजिए, का सुन मसला है। आज लीजिए। तो कानून के माध्यम से आप पे बात कहीं ना कहीं बड़ा सख्त शब्दों में कहा गया है। अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिरुद्ध जी, आप क्यों कह रहे हैं कि साहब बिहार से ज्यादा बुरा जंगल राज अब बंगाल में है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? नहीं, ममता बनर्जी आज एक बार नहीं कर रही हैं। ममता जी की आदत है, चाहे अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी का मामला हो, कहीं भी वो शाहजहां कौन था उसके नाम पे गिरफ्तारी का मामला हो, हर वक्त वो कियोस क्रिएट करती हैं। और कोई भी जब सेंट्रल एजेंसियां जानती, इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रहा था, उन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर का, जो बंगाल का जो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, एक होता वेंडेटा होता है ना, कि एक माइंड में लोगों की इलनेस होती है, उस व्यक्ति का नंबर पब्लिक में कर देते हैं और लोग उल्टी सीधी गालियां और तमाम तरीके से उसमें करते रहते हैं। तो इनका जो एक तरीका है ना विपक्ष के लोगों का, कि वो आप आरोप लगाइए विपक्ष की एजेंसियों पर। मैं बताता हूं, एमएल शर्मा जी बहुत सीनियर ऑफिशियल सीबीआई के रहे हैं। हर साल सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स सैकड़ों रिपोर्ट्स करते होंगे केसेस का। वो सारे केसेस तो ऐसा तो है नहीं कि केवल विपक्ष की सरकारों में होता है, और उन सरकारों में वहां उन जगहों पर होता होगा भारत के अंदर जहां पे बीजेपी एनडीए शासित राज्य है, तो वहां तो कोई चिल्ला चोटी नहीं करता है। आप गलत करेंगे, डंके की चोट पे आप कहेंगे हमने गलत किया, और प्रोटेक्ट भी करेंगे। और साथ में ये ताजुब की बात है, आई पैक के साथ आपका ऐसा रिलेशन, कौन सा ऐसा डेटा है भाई जी। जो आपके सीने में छुपा के लेके भाग रही वहां से आप, और आपकी पुलिस वहां पे सपोर्ट कर रही है टीएमसी कैडर। ये पुलिस के कहीं प्रोटोकॉल में होता है कि टीएमसी बिल्कुल कैडर बिल्कुल, कहाँ और है? शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणियां करनी पड़ी एमएल शर्मा जी, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ समय में राज्य सरकारों ने केंद्रीय एजेंसियों को सीधे किसी मामले की जांच से रोकने के प्रावधान भी अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से किए हैं। ये भी कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को लेकर सवाल खड़े करता है। साहब, कैसे काम होगा, एजेंसियां कैसे निष्पक्ष काम कर पाएंगी? शर्मा जी, देखिए, जो हमारा संघीय ढांचा है इसमें प्रिजम्पशन ये है कि राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार आपस में मिलजुल कर काम करेंगी जी। अगर राज्य सरकारें इसमें व्यवधान करती हैं तो वो ढांचा बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। कानूनी व्यवस्था जो है वो मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दी है। सो जो हुआ सो हुआ, आगे कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो अधिकारी आगे बढ़ चढ़ कर ये सारी उल्टी सीधी कार्रवाई करते हैं, उनको ये ध्यान नहीं है कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की जो कंडक्ट रूल है उसमें राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल। इसलिए एक तरफ तो ये जरूरी है कि वो राज्य सरकार के प्रति वफादार रहें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि वो कोई ऐसा कृत्य ना करें जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के कंडक्ट के प्रतिकूल हो या उसके अनुरूप ना हो। तो अधिकारियों को, चाहे वो डीजी हो या दूसरे पुलिस अधिकारी हो, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को और दूसरे ऑफिसर्स को जो मर्यादा है जी, उसके अंदर रहना चाहिए, और मर्यादा को क्षणिक लाभ के लिए तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और ये सिर्फ एक व्यक्ति ओहदे पे नहीं बल्कि सभी पे कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है कि अगर हर कोई व्यक्ति अपने पद और मर्यादा के आधार पे काम करेगा तो शायद ऐसे मामले, ऐसी तस्वीरें हमको देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर